चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो के संथानम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, के संथानम हो जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या कहा गया है? सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि जो योजना के निर्माण की में जो है राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा जो है कब राष्ट्रीय विकास परिषद को स्थापना किया गया था? यानी कुल मिला के शॉर्ट में होता है नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसी राष्ट्रीय विकास को जो है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग को जो है के रूप में जो है कार्य करने का काम करती थी, यानी योजना को बनाने का काम करती थी, प्लान का। और इसे जो है किसके द्वारा कहा गया सुपर कैबिनेट? तो के संथानम के द्वारा कहा गया। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसका सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। आगे बताइएगा, इसी में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य की बात करें तो केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच का सेतु के तरह काम करता है। यानी केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जो है योजना आयोग के जो बीच जो है सेतु का काम करता है। सेतु मतलब समझते हैं ना, दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी दोनों के बीच का जो है मतलब मसला क्लियर करता है कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में क्या है, उस चीज को योजना आयोग को बताने का काम करता है। और योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या बदल के हो गया है? नीति आयोग हो गया है। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना की बात करते हैं तो 1950 में हुआ था। ठीक है, कितना डेट की बात करें? 1 जनवरी, नहीं 1 जनवरी, सुन लीजिए, योजना आयोग 1950 ध्यान रखें, लेकिन नीति आयोग की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम करना शुरू किया है। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ये बताइएगा? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग एक टॉपिक है, लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था इस बात को बताना है। हम ये पिछले क्लास में हम डिस्कस इस चीज को कर चुके हैं। तो लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। और किस हम बता रहे किस एक्ट यानी किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में। ध्यान रहेगा, लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में। अब आगे चल के क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो ली कमीशन की, यानी वही ली कमीशन यानी ली आयोग के सिफारिश पर हुआ था। और ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1924-25 में, यानी 23-24 देता है कहीं कहीं पे, तो ये ध्यान रखिएगा, ली कमीशन का गठन 1923-24 में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, योजना आयोग की बात करते हैं। तो ये जो है इसका यानी संघ लोक सेवा आयोग, ये पहले तो ये बना लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा आयोग से जो है 1936 में जाके जो ये संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम हो गया। यानी लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग कब हुआ? 1936 में। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बताना है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो राष्ट्रपति के पास होती है। और वर्तमान में जो है इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगा। यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है कितने समय के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी 6-65 जो होता है योजना आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसके बाद जो वह पद से मुक्त हो जाता है, कहने का मतलब वही उसका कार्यकाल हुआ। आगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान से समझिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति हटाएगा, ये ध्यान रखिएगा। परंतु यदि इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है तो वो राष्ट्रपति के अनुसार जो है
आगे बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 662 होगा। देखिए एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग गलती करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कहां पे 662 होगा, कहां पे 665 होगा, कहां पे 565 होगा, कहां पे 6 वर्ष होगा, कहां पे 5 वर्ष होगा, या कहां पे 70 वर्ष होगा। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चाहे सदस्य की जो कार्यकाल होगा वो 665 होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल की या सदस्य की कार्यकाल की बात करें तो 662 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। राज्यपाल का राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए यहाँ पे क्लियर करिएगा, तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का, न कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। क्लियर करके रखिएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न कि लोकसभा के सदस्य का होता है। ये ध्यान रखना है। लोकसभा का कार्य, अगर इसी में क्लियर करके बताए थे कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बताए थे ना कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री तभी तक रहेंगे जब तक लोकसभा रहेगा, ठीक है, और राज्यसभा में विधानसभा में तभी तक मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक विधानसभा रहेगा। इससे क्लियर हो जाता है। तो राज्यसभा भी क्लियर करके रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए कि राज्यसभा जो है कभी भी गठित नहीं होते। और प्रत्येक 2 वर्ष में कितना सदस्य की नियुक्ति होती है? 1/3 सदस्य जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब 2 वर्ष आ गया तो आगे 1/3 होगा, 2/3 नहीं होगा। 2 पहले ही आ चुका है, 1 2 3 समझ रहे हैं ना, ऑर्डर समझिएगा। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य। यहाँ पे कंफ्यूजन मन में करना ही नहीं कि 2/3 भी होगा, और ऑप्शन दिखेगा ही 2/3, पहले ही दिखेगा 2/3, तो इसलिए इसको क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संघ, ये लोक सेवा आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अच्छा, 2 अनुच्छेद आपको बताते हैं, क्लियर करिएगा। अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315, तो किसके अंतर्गत आएगा? 312 में क्या होता है? नहीं, अनुच्छेद 312 में क्या है ये पूछ रहा है। लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में यानी कहा गया है, और जो है 315 में इसी से संबंधित है, यानी 315 और 312 ये दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। तो एक बार हम करवाते रहे। 315 नहीं, कार्यकाल नहीं है, 1 मिनट रुकिए। अनुच्छेद 315 इसमें तो क्लियर नहीं होगा दिया हुआ, एक बार चेक कर लीजिए। तो ऐसे हम बता देते हैं। देखिए अनुच्छेद 312 में जो होता है नई अखिल भारतीय सेवाएं होता है, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाएं वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 315 की यदि हम बात करें तो संघ एवं राज्यों के मध्य जो है, यानी राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग जो है की स्थापना की जाएगी। यानी नई अखिल भारतीय सेवाएं के सृजन की बात होगा तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 312 और 315 अनुच्छेद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो संघ, राज्य एवं यानी कि जो केंद्र के लिए जो है एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन की बात है 315 में। एकदम क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, ठीक है। तो 312 नई अखिल भारतीय सेवाएं और 315 हो जाएगा संघ एवं राज्य के लिए जो है एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब पूछा जाता है कि जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य लोक सेवा सदस्य या फिर जो है केंद्र लोक सेवा सदस्य को जो है हटाया जा सकता है, यानी संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत जो है, तो उसको हटाने के लिए अनुच्छेद 317 के अकॉर्डिंग होता है, 317 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आगे बताएगा वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। वित्त आयोग आप सभी को पता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है? अनुच्छेद 280 ना, 280 के अकॉर्डिंग जो है वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए? तो 5 वर्ष के लिए करता है। ये क्लियर करके रखिएगा, वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे बताइएगा संविधान के जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। यानी कि जो है वित्त आयोग जो है, हाँ, वित्त आयोग
की सिफारिशों को जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? कौन सा अनुच्छेद? तो 281 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना, राज्य वित्त आयोग में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो है गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 243 का देता है, झ देता है। तो झ की बात करते क ख से शुरू होता है, तो इधर हो जाएगा 5 और 6 झ हो जाएगा, 5 4 9, यानी 243 का आज हो जाएगा। ठीक है, 243 के आय के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार की बात करें तो 280 और राज्य वित्त आयोग की बात करें 243। 243 का आय या झ हिंदी में होगा। ठीक है, आगे बताइए, वित्त आयोग का जो है, वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। यानी वित्त आयोग का जो काम होता है वित्तीय, यानी कि राज्य और केंद्र के मध्य जो है वित्तीय बंटवारों को, यानी कि राजस्व बंटवारे को जो है पारदर्शिता करने का काम, यानी जो है क्लियर करने का काम जो है कौन करता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे बताना है, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, केसी नियोगी। दूसरा बताइएगा, दूसरा के जो है के संथानम हो जाएगा। के संथानम, अभी थोड़ा देर पहले ही हम बोले थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या किसके द्वारा दिया गया था? के संथानम के द्वारा। हम रिलेट इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको यह भी ध्यान हो जाए कि के संथानम कौन था? तो वित्त आयोग के दूसरे जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, के संथानम, और इसी के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। आगे तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ए.के. चंदा हो जाएगा। तीसरा कौन होगा? ए.के. चंदा। चौथा की बात करें तो पी.बी. राजमन्नार हो जाएगा चौथा। और पांचवा की बात करें तो महावीर त्यागी हो जाएगा, पांचवा महावीर त्यागी। छठा कोई रेड्डी करके होगा, हाँ, ब्रह्मानंद रेड्डी छठा। एक बार सुन लीजिएगा कम से कम ध्यान से, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आए तो आपको पता चल सके कि ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया जाए 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो नाम कम से कम सुने रहेंगे, याद रहे या ना रहे तो पता तो चल सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बार पांच करके याद रखेंगे तुरंत हो जाएगा। 5 समझिएगा, केसी नियोगी, के संथानम, ए.के. चंदा। 3 हो गया। कौन कौन? 5 में बताए केसी नियोगी, इसके बाद के संथानम, ए.के. चंदा 3, और चौथा की बात करें तो चौथा है, देखिए पी.बी. राजमन्नार लिखाता है। याद कैसे रखना इसको समझिएगा। पी लिखते हैं तो 4 के तरह लिखते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पी लिखते हैं तो हर्षिकार यानी 4 की तरह नहीं होता है, इसे ध्यान रखना है। चौथा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पी.बी. राजमन्नार हो जाएंगे। पांचवा कौन होंगे? महावीर त्यागी। 5 याद हुआ, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, अपने आप याद होगा। 5 एक बार फिर से देखना है। पहला कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी। दूसरा की बात करें तो के संथानम। तीसरा की बात करें ए.के. चंदा। देखिए ये 3 नाम ऐसा दिख रहा है सब में के साइलेंट यानी कॉमन है, नहीं दिख रहा है? केसी नियोगी, के संथानम, ए.के. चंदा, है ना? 3 हो गया। चौथा आपको बताया क्या? पी.बी. राजमन्नार। और पांचवा बताया महावीर त्यागी। छठा है ब्रह्मानंद रेड्डी। कौन है? हाँ, ब्रह्मानंद रेड्डी। और छठा के बाद 7वां अपना बीआरबी कॉलेज वाले हो जाएंगे, बलिराम भगत। नहीं, एक मिनट रुकिए तो देख लीजिए। ये नहीं, ये बलिराम भगत वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष बलिराम भगत थे। यहाँ पे है वित्त आयोग में। ठीक है, ये 5 हो गया। छठा बता दिया आपको ब्रह्मानंद रेड्डी। 7वां है सेलट, जेपी सेलट हो जाएगा 7वां। याद कैसे रखना है? 100 से 7, 100 से सेलट। ठीक है, आराम से छाड़ सकते हैं। 100 से 7, 100 से सेलट हो जाएगा, ये 7 हो गया। 8वां की बात करें तो 8वां वाईपी चौहान हो जाएगा, वाईपी चौहान। ठीक है, एक वाईवी रेड्डी है जो आगे वो भी देखने को मिलेंगे। अभी क्या है? वाईपी चौहान हो जाएंगे। क्या मां? 8वां हो जाएंगे वाईपी चौहान। 9वां की बात करें तो हाँ एन.के.पी. साल्वे है, एन.के.पी. साल्वे, यानी 9वां हो जाएंगे एन.के.पी. साल्वे। और 10वां की बात करें तो केसी पंत। और 10 के बाद सब याद करने वाला नाम है जो कि जरूरी भी है, ये ध्यान रखना है। 5, 6 तक तो आप लोग को याद हो गया होगा, बीच में 3 को फंस रहा है। ठीक है, पहले 6 को फिर से सुनिएगा एक बार। पहला बोलिएगा आप ही लोग, केसी नियोगी। दूसरा बताइए, के संथानम। तीसरा ए.के. चंदा। चौथा हाँ पी.बी. राजमन्नार। 5वां महावीर त्यागी। 6ठा ब्रह्मानंद रेड्डी। 7वां सेलट, जरूर याद आएगा, 7वां सेलट। 8वां हाँ वाईपी चौहान 8वां। और 9वां कौन हो जाएंगे? अभी जस्ट बताए, साल्वे, एन.के.पी. साल्वे। देखिए 9वां कैसे याद रखे? 9 लिखते हैं तो 9 एन होता है, कहने का मतलब 9 नहीं लिखते हैं तो एन समझिएगा। उसी तरह से एनपी के साल्वे जो हो जाएंगे क्या में होंगे? 9वां हो जाएंगे। और 10वां की बात करें तो केसी
पंत, केसी पंत। पहला थे केसी नियोगी और 10वां केसी पंत। 11वां की बात करें तो 11वां प्रोफेसर एम खुसरो है, ए एम खुसरो, 11वां खुसरो। 12वां की बात करें तो सी रंगराजन, यहां से सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे या नहीं तो सुनते आ रहे होंगे। 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? सी रंगराजन। 13वां की बात करें विजय केलकर, 13वां विजय केलकर। 14वां की बात करें वाईवी रेड्डी। 15वां की बात करें एनके सिंह, जो कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। थोड़ा सा ध्यान रहेगा, फिर एक बार जो है लास्ट में कभी रिवीजन करवा देंगे, नहीं तक काम, ठीक है। आगे बताइएगा, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग जो है किस भाग के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन आयोग भाग 15 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक जाता है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जाता है निर्वाचन आयोग। और इसके साथ में ध्यान रखना है कि जो भारत में जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ कब था? 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और इसी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कौन से दिवस के रूप में? मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। और जो है एक दिन पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा क्या हो? फिर एक दिन बाद तो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 वैसे भी ईस्वी में। आगे बताइएगा, निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। यानी निर्वाचन आयोग का गठन जो किससे किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है। लेकिन इसको जो है नियुक्ति करने का काम कौन करता है? यानी किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है निर्वाचन आयोग के सदस्य को। आगे बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भी कितना होगा? 665 हो जाएगा। और अन्य का बात करें तो 662 होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग की बात किए थे और संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना? 665 और राज्य लोक सेवा आयोग का 662। उसी तरह से जो है निर्वाचन आयोग का जो है मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष? 665 और अन्य निर्वाचन आयोग का 662। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे से बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी कि जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन भत्ता, इसका मतलब समझ रहे हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जितना वेतन मिलता है उतना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, और अन्य सदस्य को जितना मिलता है उतना ही अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। तो 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो इसी तरह से निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्तों की कितना? 2,80,000 और अन्य को 250,000। क्लियर होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे बताना है, पहले चुनाव आयोग जो है एक सदस्यीय निकाय था। यानी चुनाव आयोग जो है पहले एक सदस्यीय निकाय था, और कब से ये 3 सदस्यीय निकाय बना? तो 1993 से जो है चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय निकाय बन गया था 1993 से। आगे बताना है, और चुनाव आयोग को पता है किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? चुनाव आयोग के पास ही होता है। किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह देना होता है, ये सभी काम जो है चुनाव आयोग का ही होता है, ठीक है। और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी लागू करवाया जाता है, ये भी चुनाव आयोग के द्वारा। मतदाता सूची तैयार करने का भी काम जो होता है ये भी चुनाव निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। आगे बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम सभी को जो नागरिक ये जो है वोट डालने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन से फंस जाते हैं, कहीं संवैधानिक अधिकार भी दिया हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वोट डालने का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है वोट डालने का अधिकार। कानूनी, हाँ एकदम सही है, कानूनी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं राजनीतिक देता है, कहीं पे संवैधानिक देता है, कहीं पे गैर संवैधानिक होता है, वहां पे दिक्कत होती है। जैसे हम राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है वो कैसा अधिकार है? तो राष्ट्रपति का न्यायिक अधिकार है, ठीक है, ठीक है, न्यायिक अधिकार है। उसके तहत जो है अध्यादेश जारी करता है या फिर रेट जारी करता है, वो भी न्यायिक अधिकार है, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जो है वीवीपैट को जो है कब बनाया था?
हाँ 2013 में बनाया था, बिल्कुल सही, वीवीपैट को 2013 में बनाया था। आपको बताना है कि जो है 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में जो है ईवीएम का प्रयोग होने लगा। तो पूछा जा सकता है कि ईवीएम का प्रयोग जो है सभी चुनावों में कब से होने लगा? 2009 से होने लग गया। और सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? तो 1982 में जो है ईवीएम का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था, जो कि केरल के पारूर विधानसभा में जो है 50 बूथ पर जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ था पहली बार 1982 में। उसके बाद जो 1988 यानी 6 साल बाद जो है, यानी मध्य प्रदेश के 5 और राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा चुनाव में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 82 के बाद 98 में दूसरी बार प्रयोग किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग करके जो है पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? तो गोवा राज्य बना था, जो कब करवाया था? 1999 में। ठीक है, 98 के 1 साल बाद जो है ईवीएम का प्रयोग करके जो है पूरा चुनाव कराने वाला गोवा राज्य बना था पहला, जो 1999 में। ठीक है, और जो ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब करवाया गया? तो 2004 में करवाया गया था। 2004 से एक बात याद आया कि केसीसी पढ़ते हैं हम लोग, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो होता है, और एक दूसरा केसीसी का फुल फॉर्म किसान कॉल सेंटर भी होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1998 में। और किसान कॉल सेंटर की बात करते हैं 2004 में हुआ था। ये भी ध्यान है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है 98 2004 में। ठीक है, तो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत हुआ? 98, और किसान कॉल सेंटर 2004। आगे बताना है, किसी भी राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है कितना जो है क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए, ये बताना है। देखिए इसमें होता क्या है, या लोकसभा या राज्यसभा कोई भी चुनाव है, तो उसमें जो डाले गए जितने भी वैध मत है उसका कम से कम 6% मत जो है प्राप्त करना होता है। क्या होता है? पहला 6% मत प्राप्त करना होता है। और इसके साथ में क्या होता है कि कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में निर्वाचन का कितना % मत होना चाहिए? 6% मत होना चाहिए, तो उसे चुनाव राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और आगे कहा गया है, इसके अलावा जो है लोकसभा में 2% सीटों हो और कम से कम ये 3 विभिन्न राज्यों में हासिल कर चुके हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा में 2% सीट के साथ साथ कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में जो है 2% सीट हासिल होना चाहिए। यानी जिस राज्य में लोकसभा का जितना भी सीट है उस राज्य में यदि उसका 2% सीट भी यदि ले आता है और 3 राज्य में ऐसा यदि कर लेता है तो राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल सकता है। यानी 3 स्थिति दिया गया है। पहला दिया गया है लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में जो है किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना होता है। तो हम अपने भाषा में आप सभी को क्या बताएं कि 6% मत भी होना चाहिए और 4 राज्य में होना चाहिए, तो उसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, या नहीं तो एक दूसरा विकल्प ही है कि किसी भी राज्य अथवा राज्यों के विधानसभा में जो है कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। अगर कम से कम 4 सीटें जीत जाएगा तो भी उसे मिल सकता है। और तीसरा बात यह है कि लोकसभा में 2% सीट जो है कम से कम होना चाहिए, जो कि कितना राज्य में? तो कम से कम 3 राज्य में 2% सीट। नहीं कंफर्म होगा, एक बार फिर से सुनिएगा, 6% 4 राज्य में तो मिल जाएगा। दूसरी बात बताए, लोकसभा में 2% कम से कम 3 राज्य में। और तीसरी बात क्या हो गया, राज्यों से विधानसभा में कम से कम जो है 4 सीट कम से कम जीतना होगा। क्लियर हो गया ना? तो उसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे कि वर्तमान में जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी, यानी इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप हो जाएगा। इसी तरह राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा छाप हो जाएगा, ये भी राजनीतिक पार्टी है। और इसके साथ साथ जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1921 में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा, जो कि 1921 में। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हसिया और बाली है, हसिया बाली है, जो सीपीआईएम का नाम सुन रहे होंगे अभी। ठीक है जी जी, तो वही है हसिया और बाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, घड़ी है, घड़ी प्रतीक चिन्ह जो है राष्ट्रवादी जो है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी, जो बसपा का नाम सुने होंगे,
हाथी हो जाएगा, जो किसका, मायावती का है ना, ठीक है, बसपा, यानी वही हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी चुनाव चिन्ह हाथी हो जाएगा। आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी, ये सीपीआई में दुगो हो जाता है, एक लेनिनवादी और एक जो है मार्क्सवादी। तो इसमें बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो है मार्क्सवादी का क्या है। तो हंसुआ, हथौड़ा, तारा छाप जो बोलते हैं वही है, हंसिया, हथौड़ा और तारा। और इसके साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, जोड़ा फूल है, ठीक है, इसका हाँ जोड़ा फूल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ बता रहा नेशनल पीपुल्स पार्टी का जो है नेशनल, देखिए एनपीपी और एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक, एनपीपी पॉस पुस्तक, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। ये कम से कम 8 जो है राजनीतिक पार्टी, ठीक है, 8 ना है, क्या हुआ, हाँ, एक आम आदमी पार्टी हो गया, अब इसको मिला के 9 हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, 2012 हो जाएगा, ठीक है, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। आगे बताइएगा, तेलुगु देशम पार्टी जो ये अन्य क्षेत्रीय पार्टी जो है उसमें बात करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, साइकिल छाप हो जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी है उसका भी साइकिल छाप ही है। असम गण परिषद का जो है चुनाव चिन्ह हाथी ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीर कमान, ध्यान रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या होगा, तीर कमान हो जाएगा। और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सभी लोग को पता होगा, बंगला छाप नहीं होगा, रामविलास पासवान जी का जो पार्टी था, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, वो बंगला छाप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल ही हो जाएगा। और पैंथर्स पार्टी इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है, ठीक है। और वैसे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव चिन्ह यानी पार्टी का क्या नाम, पैंथर्स पार्टी, जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल तो सभी लोग को पता होगा, राजद, लालटेन छाप हो जाएगा, सही है, जो कि ये 2 राज्य में चलता है, बिहार और झारखंड दोनों में, ठीक है। आगे बताना है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इंपोर्टेंट इसलिए है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कब, तो 1939 में किया गया था। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये किस राज्य में एक्टिव पार्टी है, पश्चिम बंगाल में एक्टिव पार्टी है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो शेर है, ठीक है, शेर है, यानी ऑल इंडिया समझिए है शेर, ठीक है, तो शेर हो जाएगा। आगे है मुस्लिम लीग का प्रतीक चिन्ह बताइएगा, यानी पार्टी चुनाव, तो मुस्लिम लीग का सिर ही हो जाएगा। ये एक्टिव कहाँ, तो केरल में है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और इसका प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, काठमांडू में। और स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका में। और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खां, 100 से संस्थापक, 100 से सलीमुल्लाह। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष था, अ से अध्यक्ष, अ से आगा खां। क्लियर होगा। जनता दल यानी जेडीयू बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड, तो तीर छाप हो जाएगा, जो कि बिहार झारखंड दोनों में हो जाएगा। एक अकाली दल है, ये पंजाब में एक्टिव है। और अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, तो अकाली दल का तराजू हो जाएगा। समझिएगा, अकाल की स्थिति में तौल तौल के सबको देना पड़ेगा ना खाने के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। अकाली दल का क्या हो जाएगा चुनाव चिन्ह, तराजू हो जाएगा, ठीक है। और नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का जो है चुनाव चिन्ह क्या होगा, मुर्गा छाप हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का मुर्गा, ठीक है। एक दर्बित मुनेत्र करगम पूछा जाता है, तो बोलने से ही लगता है दर्बित मुनेत्र करगम जो है ये पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, उगता सूरज होगा, ठीक है। नहीं लगता है दर्बित मुनेत्र करगम बोलते हैं तो लगता है उगता सूरज। करगम जो है कहाँ का लोक नृत्य, करगम कहाँ का है, तमिलनाडु का हो जाएगा, सही है। और एक है करगा, कर्नाटक का हो जाएगा। करगा लोक नृत्य कर्नाटक का है। और जो अभी बोले थे, क्या बोले थे, हाँ, करगम तमिलनाडु, ठीक है। और करगा हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए बोल दिया एक बार। चलिए आगे देखते हैं, परिसीमन आयोग की बात करते हैं। करगा कर्नाटक और करगम तमिलनाडु। आप लोग बहुत सीरियसली लिखिए, सब चीज जो मिल जा रहा है आसानी से, ये आसानी से समझिए। पूरा जो आप कॉपी जब छाटिएगा ना, और अक्सर जो आने वाले समय में सेट में जितना प्रश्न गलती होगा ना, वो प्रश्न यही सब होगा। अगर नहीं बिलीव होगा, आप सेट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा यही सब प्रश्न गलती हो। अभी तो सिर्फ जो है पॉलिटी का यूज कर रहे हैं, जब मिसलेनियस चलेंगे तो उसमें बहुत सारा जो है चीज क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब जो है, अब तक जो है पूछा जाता है कि परिसीमन, कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, तो 4 का हुआ, हम याद भी करवाए थे, 52, 62, 73 और 2000
दो, 52, 62, 73, 2002। कैसे याद रखना है ये भी ध्यान रखिए। 52, 62, 73, यानी 72 में होके कितना एक साल बढ़ गया 73, और बाद में जो हुआ लास्ट में हाल का है वो 2002 में, यानी इकाई अंक 2 आपको कॉमन दिख रहा है 3 जगह, एक जगह 73 देखना है तो 52, 62, 73, 2002। क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसीलिए नहीं हुआ था। आगे समझिएगा इसमें कि संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में जो है कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के जो राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः संयोजन का कार्य जो है संसद द्वारा विहित अधिकारी जो है किए जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो अनुच्छेद 82 के तहत कहा गया है कोई भी जनगणना जब समाप्त होती है तो लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा जो है निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजन करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 82 के तहत, और वही परिसीमन आयोग होता है। लेकिन परिसीमन का जो है स्पष्ट चर्चा संविधान में कहीं पे नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है क्या में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर जो है वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। कहने का मतलब 2000 तक के लिए जो है रोक लगा दिया जाए कि परिसीमन में जो है कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, यानी इसका गठन नहीं करना है। तो ये क्या संविधान संशोधन हो जाएगा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 73 के बाद एक बार कब हुआ है, 2002 में हुआ है। थोड़ा सा समझिएगा, तो 73 के बाद यदि 2002 में हुआ इसका मतलब रोक लगा दिया। पहले तो 10-10 साल पे होता था। बात को अभी हम क्या बताए थे कि प्रत्येक जनसंख्या की जब जनगणना जब समाप्त होता है उसके बाद जो है परिसीमन आयोग का गठन होता है। तो पहला हुआ था 52 में, दूसरा कब हुआ 62 में, और तीसरा कब हो गया 73 में, और चौथा होता लेकिन जो बीच में आ गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत जो है अनुच्छेद 82 के अकॉर्डिंग जो है परिसीमन पर रोक लगा दिया गया। कब तक तो 2000 तक के लिए। फिर 2002 में परिसीमन चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। क्लियर हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फिर आगे चल के जो 84वां संविधान संशोधन 2001 होता है। अब स्वाभाविक सी बात है 42वें के तहत रोक लगाया गया है तो फिर संविधान में संशोधन करने के बाद ना फिर होगा, तो फिर होता है क्या संविधान संशोधन, तो 84वां संविधान संशोधन कब 2001 में। और इसके तहत जो है अनुच्छेद 82 में फिर से 82 और 170 के 3 में संशोधन करते हुए जो है 2026 तक जो है लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में जो है कोई वृद्धि करने का जो मतलब बात किया गया है। कब तक 2026 तक सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, 2026 तक। 2026 के बाद किया जा सकता है, फिर संविधान संशोधन होगा फिर किया जाएगा। यहां तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अभी जो मौजूदा परिसीमन है 2002 वाला ही परिसीमन, हाँ 2002 वाला ही है क्योंकि 2026 तक तो गठन होगा नहीं। आगे समझिएगा। अभी जो है नए परिसीमन के तहत जो है अनुसूचित जाति में पहले आरक्षित सीट कितना था और वर्तमान में कितना है? 84 जी, पहले 79 था, वर्तमान में कितना कर दिया गया है 84 सीट का कर दिया गया। किसका? तो अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना किया गया है? तो पहले 41 था, अब 41 से बढ़ाकर 47 कर दिया। क्लियर हो गया होगा। 79 से 84 और 41 से 47, यानी पहला वाला में कितना बढ़ाया 5 बढ़ाया और दूसरा वाला में 6 बढ़ाया। हम इसलिए बोल दिए 5-6 ताकि ध्यान रहेगा आपको, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, पहला में कितना बढ़ाया 5, तो 79 से कितना हुआ हाँ पहले 84 हुआ, और दूसरा वाला में कितना बढ़ाया 6 बढ़ाया, तो कितना से कितना हुआ तो 41 से 47 हो गया। और अनारक्षित सीटों की संख्या कितना था तो 412 है, अभी भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले बार के असाइनमेंट्स में पूछा गया था, वरीयता क्रम। ठीक है, वरीयता क्रम से रिलेटेड पूछा जाता है। वरीयता क्रम का मतलब होता है कि जो जितने भी भारत में पद है उसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा आप सभी को पता होगा कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के बाद कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के बाद की बात करें तो प्रधानमंत्री। पहले समझ लीजिएगा, पहले केंद्र की खंगालते हैं ऊपर में चलते। सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति ही कहलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पहला, राष्ट्रपति के बाद दूसरा हो जाएगा उपराष्ट्रपति, और तीसरे की बात करें तो प्रधानमंत्री। 3 पद में तो कोई दिक्कत नहीं वरीयता में। चौथा की बात करते हैं तो राज्यों के राज्यपाल हो जाएगा। कैसे क्लियर कैसे करना है, तो पहला जैसे केंद्र में प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। तो 3 तो हो गया, कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और
प्रधानमंत्री। और चौथा पद में कौन आ जाएगा? तो राज्यपाल आएगा, यानी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, और इसके बाद एक पांचवा आता है, यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि पांचवा आता है लोकसभा नहीं, भूतपूर्व राष्ट्रपति को जो है पांचवा वरीयता क्रम में पांचवा स्थान है। भूतपूर्व राष्ट्रपति को वरीयता क्रम में क्या स्थान है? पांचवा स्थान है। और 5 के क के अंतर्गत दिया गया था पहले उप प्रधानमंत्री को। 5 के क में उप प्रधानमंत्री को वरीयता क्रम में क्या स्थान है? तो 5 के क में है। छठा में यदि आएंगे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, दोनों एक ही में आता है, यानी छठे क्रम में जो है वरीयता क्रम में छठे स्थान पे कौन आएगा? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा क्या स्थान पे? छठे स्थान पे। तो 6 को पहले क्लियर करके रखिए, ज्यादा करिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ नहीं सीखिएगा। पहले 6 में क्या बताए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके बाद राज्यपाल। 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 के बाद आए 5वां में आए तो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। और 5 के क के अंतर्गत बताए उप प्रधानमंत्री, 5 के क में उप प्रधानमंत्री भी बताया है। और 6 में क्या हो जाएगा? तो राज्यों के मुख्य, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो है लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। टोटल 6 तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और 7 में 7, 8, 9 जो है इसको अगले दिन देख लेंगे, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। 6 को ध्यान में रखिएगा माइंड में। और देखिए, आपको हम जानते हैं बहुत सारे लोग होंगे जो सीरियस अभी नहीं लेंगे इस टॉपिक पे। जब एक दो बार एग्जाम में गलती होगी आपका, 1-2 नंबर यानी 1-2 प्रश्न के कारण यदि रिजल्ट से आप बाहर होते हैं, उस समय आप एक एक चीज का महत्व का समझेंगे। उस समय आपको इंटरेस्ट जगेगी कि नहीं, हम इस चीज को बढ़िया से पढ़ना चाहिए। तो जो टॉपिक आज तक देखिए, हुआ क्या है कि इतना दिन एग्जाम दिए, इतना सेट बनाए हैं, जो भी चीज गलत हो रहा है, जो गलत 1 बार 2 बार गलत हो गया, उस चीज पे विशेष फोकस अपने आप चला जाता है। इसलिए कहते हैं बार बार सेट बनाया करिए आप लोग। अभी तो बैच में तो सेट बना ही रहे हैं ना। बैच के अलावा यदि टाइम मिलता है तो कुछ लगता नहीं ज्यादा, 49 रुपया मात्र पे करना होता है। एप्लीकेशन भी अपना चल रहा है। एप्लीकेशन पे जाके गूगल प्ले स्टोर से SMC समस्तीपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप टेस्ट सीरीज को बैच ज्वाइन करिएगा। 1 मंथ में 15 टेस्ट अभी वहां पे मिल रही है, ठीक है। और 15 टेस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट जो लगाएंगे, यहां से थोड़ा सा हटके दिखेगा आपको, और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हटके दिखेगा, ठीक है, जो कि अच्छा लेवल होगा। इसलिए अच्छा हो क्योंकि क्वेश्चन को खुद कलेक्ट हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए उस चीजों को जाके एक बार कम से कम टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें। आप करिएगा, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा सेट बनाइएगा ना, आपको पता चलते जाएगा आपकी जो कमियां हैं, जो गलती हो रही है। आप जब बुक को पढ़िएगा तो उस चीज पे फोकस होते जाएगा। जैसे मान के चलिए आज के डिस्कशन से 1-2 क्वेश्चन होगा जो आज आपका गलत हो गया होगा, तो अभी आपके दिमाग में घर पे जाइएगा तो ये चलेगा ये चीज कि अगर पहले इस चीज को पढ़े होते तो गलत नहीं होता। तो क्या हुआ? एप्लीकेशन पे 49 रुपीज लगता है। वो एप्लीकेशन मेंटेन का फी है सिर्फ। आप समझ सकते हैं, एक टेस्ट को टाइप करवाने के लिए टाइपिस्ट और एप्लीकेशन, समझ सकते हैं, इस चीज को मेंटेन करने के लिए मात्र 49 लेना पड़ा है। बाकी हम सोच रहे थे वो भी फ्री होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से बाकी सब कुछ जो है नोट्स भी आप सभी को बहुत जल्द जो है एक टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत बेहतर नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। PDF मिल जाएगा, अपना निकलवा लीजिएगा कहीं से, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी सारा उस पर काम चल रहा है विशेष करके, थोड़ा सा इसलिए समय भी कम रहता है, ठीक है। तो कोशिश करिए जो भी मिल रहा है या ऑफलाइन में पर डे जो सेट मिलता है, जो होमवर्क मिलता है, उस चीज को फॉलो करिए। इसके साथ साथ ऑनलाइन भी तो सुविधा मिल रही है, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोशिश करिए मंथ में जितना ही टेस्ट हो आप लगाइए, उस चीज को एनालिसिस करिए अपने आप में कि मेरा नंबर जो है पिछले कंपेयर में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। जब तक खुद को एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आता है राजभाषा आता है। जो राजभाषा किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा आता है। और भाग 17 में अनुच्छेद कितना से कितना तक जाता है? 343 से 351 तक जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद कितना से 343 से लेकर 351 तक जाता है, ठीक है। और जो है किस अनुच्छेद के अनुसार जो है संघ की भाषा की लिपि जो है देवनागरी होगी? ये अनुच्छेद 343 में ही कहा गया है कि आपके संघ की भाषा जो होगी, यानी राजभाषा की लिपि जो होगा वो देवनागरी लिपि में होगा। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 343। इसमें 3 ही अनुच्छेद इंपोर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। हाल फिलहाल बिहार SSC में भी पूछ दिया था। एक पूछा जाता है हिंदी का प्रोत्साहन, ठीक है। तो हिंदी का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है ये बताना है आप सभी को। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आता है हिंदी का प्रोत्साहन, ठीक है। 350 का
मातृभाषा 350। अच्छा सुन लीजिए, हिंदी का प्रोत्साहन अनुच्छेद 351 सही होगा। और मातृभाषा में कहने का मतलब क्या है, मातृभाषा में शिक्षा देना जो है ये अधिकार है, ये अनुच्छेद 350 का को है। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा जो है ये शिक्षा का अधिकार, यानी हर किसी नागरिक को अधिकार ये प्राप्त है कि आप अपनी मातृभाषा में जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 350 का क है। और 51 में जो है ये हिंदी का प्रोत्साहन है, यानी इसको बढ़ाने चढ़ाने के लिए जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सही होगा, आगे दिया हुआ भी होगा। आगे बताइएगा, आपात उपबंध आता है जो भाग 18 के अंतर्गत आता है। कितना में? भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध है, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक जाता है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जाता है। कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध जाता है। और इसमें अनुच्छेद 352 में इंपोर्टेंट इसलिए है कि मंत्रिमंडल शब्द यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है पहली बार, यानी संविधान में, पूरे संविधान में मात्र एक जगह है कैबिनेट शब्द का उल्लेख, जो अनुच्छेद 352 में है। और अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिकार है, क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात या फिर वित्तीय आपात, क्या है बताइए? तो राष्ट्रीय आपात हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग। और 356 के अकॉर्डिंग क्या होगा? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और 360 के अकॉर्डिंग क्या होगा? वित्तीय आपात हो जाएगा अनुच्छेद 360। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसमें कंफ्यूजन होता है, अगर सीधा आपातकाल पूछा जाता है तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, बट वित्तीय आपातकाल है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जो है राष्ट्रीय आपात कुल कितने स्थिति में लगता है? जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किस किस स्थिति में होता है ये बताना है। ये 3 स्थिति में लगता है। पहला तो युद्ध, दूसरा है वायु आक्रमण, और तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह। जो आंतरिक अशांति के कारण लगता था उसका नाम बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 42वां के तहत तो था ही, 44वां के तहत जो है 1978 के तहत जो है ये आंतरिक अशांति का नाम बदलकर जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो है, यानी राष्ट्रीय आपात 3 तरीका से, कौन कौन? एक युद्ध के समय, दूसरा कब? वायु आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस स्थिति में? तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। कब? यानी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो 352 के अकॉर्डिंग जो है लिखित सिफारिश पर जारी किया जा सकता है, यानी घोषणा किया जा सकता है। आगे बताना है कि राष्ट्रीय आपात को जो लागू किया जाता है तो उसके समय क्या राज्य सरकार निलंबित की जाती है या नहीं? तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी नहीं किया जाता है, यानी कि जो है संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है, यानी कि केंद्र के जो है नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण में जो है आ जाता है, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जाता है। आगे समझना है, जब राष्ट्रीय आपातकाल जो की घोषणा होती है तो कितने समय के अंदर जो है इसे संसद से स्वीकृति लेना पड़ता है? ठीक है, तो 1 महीने के अंदर। ध्यान रखिएगा, हम याद कैसे अपने भाषा में करवाते हैं। एक पहला अनुच्छेद 352 है, दूसरा 356 और तीसरा 360। तो 352 को जो है 1 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति लेना पड़ेगा। 356 हो जाएगा इसे 2 महीना के अंदर अंदर, और 360 होगा इसे भी 2 महीना के अंदर। यानी पहला को 30 दिन के भीतर, दूसरा को 60 दिन के अंदर, और तीसरा को 60 दिन। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, समझ रहा है ना? 352, 356, 360 की बात करते हैं। तो पहला 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात जो लागू किया जाता है उसमें संसद के कितने सदस्यों की सिफारिश पर जो है लागू किया जाता है? जो कि संसद के जो है कितने सदस्य की सिफारिश पर, उसमें भी कब? तो जो है 1 महीने के अंदर अंदर उसे चाहिए। तो कितना सदस्य हो जाएगा? 2/3 बहुमत से जो है अनुमोदित करवा लिया जाता है। कितना से? 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है, तब जाके जो है राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है। और ये जो है मैक्सिमम कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के लिए समझिएगा, और 6 महीने, प्रत्येक 6 महीने पर जो है इसे एक्सटेंड यानी बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने पर जो है इसे पुनः एक बार जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी 6 माह तक परिवर्तन में रहती है, उसके बाद 6 माह के बाद जो है फिर से इसे अनुमोदित करके जो है फिर से बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
रहेगा। आपात घोषणा पर विचार करने के लिए एक लोकसभा का विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो ये विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा का जो है कुल सदस्य का 1/10 सदस्य द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो तो हो जाती है। यानी 1/10 सदस्य का यदि नहीं होता है उस स्थिति में जो है विशेष अधिवेशन को जो है यानी आहूत किया जाता है। तो आहूत मतलब होता है बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ये राष्ट्रीय आपात के संबंध में जब 1/10 यानी कोरम पूरा नहीं होता उस स्थिति में। आगे बताना है, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर जो है लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो जब 1/10 सदस्य का साइन उस पर नहीं हुआ है इसका मतलब कि कम से कम कितने दिन के अंदर अंदर जो है विशेष जो अधिवेशन को जो है आहूत करना पड़ेगा? तो कब बताइए? तो 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, या राष्ट्रपति को सूचना प्राप्ति के अनुसार 14 दिन के भीतर जो है विशेष अधिवेशन को बुलाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो है यानी जो भंग नहीं होता है? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग जो है 20-21 भंग नहीं होता है, 20-21 भंग नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 358 के तहत जो है 59 नहीं रहेगा। ठीक है, 359 जो है नहीं रहेगा। 21 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, 358 के तहत जो है 19 अनुच्छेद नहीं रहेगा। यानी अनुच्छेद 19 में जितने भी अधिकार मिला हुआ मौलिक अधिकार वो समाप्त हो जाएगा और 358 के अकॉर्डिंग जो है 359 के अकॉर्डिंग जो है 20-21 नहीं, यानी 20-21 जो है भंग नहीं होगा। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी भी हम बोल रहे हैं तो लग रहा है लड़खड़ा जाता है, इसका कारण है कंफ्यूजन। वो आ जाता है, नहीं चाहते हुए पर भी आ जाएगा। हम अपने लॉजिक से इसको याद किए हो इसलिए इतना क्लियर भी है। 58 हम बोलते हैं तो लास्ट में इकाई अंक कितना होता है? 8 होता है। अगला 8 के बाद 9 होगा, यानी 358 के अकॉर्डिंग जो है 19 अनुच्छेद जो है समाप्त हो जाएगा। 358 के अकॉर्डिंग 19 समाप्त हो जाएगा और 359 के अकॉर्डिंग 20-21 समाप्त नहीं होगा। इसको इस भाषा में ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसका भाषा पढ़ेंगे तो इतना बड़ा बात दिया गया है कुछ नहीं समझ आएगा। आगे आपको बताया ही कि 356 जो है अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू किया जाता है? जब किसी राज्य में जो है यानी कहने का मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में बताया 356 कितना दिन के अंतर जो है संसद से अनुमोदन चाहिए? तो 2 महीना यानी 4 दिन। और 360 अनुच्छेद वित्तीय आपात वाला भी जो है वो भी 2 महीने के अंदर जो है चाहिए। और इसका अधिकतम सीमा कितना वर्ष होता है? नहीं, इसका अधिकतम सीमा निर्धारित ही नहीं है, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन ये जो है बढ़ाकर यानी जो है अधिकतम क्या हुआ? हाँ, प्रत्येक 1 साल पर जो है बढ़ाया जा सकता है। इसका अधिकतम वित्तीय आपात वाला 3 है। ठीक है, हाँ, वित्तीय आपात वाला 3 साल अधिकतम उसका भी 3 साल होता है, लेकिन इसको जब चाहे तब राष्ट्रपति जो है वापस भी ले सकता है, जब राष्ट्रपति चाहेंगे वापस भी ले सकते हैं। और जो है मैक्सिमम जो है इसका लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, बीच वाला। तो ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। बीच वाला यानी 356 का लिमिट नहीं है, अधिकतम कोई सीमा नहीं कितने समय तक लागू रहेगा नहीं रहेगा। सो आज यहीं तक रहने दें, कल आगे से चर्चा करेंगे।